अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग EDU 514 का लेसन नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 7 है आपके पास स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। सबसे पहले हम देखते हैं स्फीयर्स ऑफ अर्थ में है क्या। ये आपके पास टॉपिक 20 है। अगर हम बात करते हैं अर्थ की तो हमें पता है जैसे कि अर्थ जो है वो हर जीने वाले यानी हर जिंदा चीज़ के लिए बनाया गया था। यहाँ पे हर जिंदा चीज़ रह सकती है। इसमें मुख्तलिफ स्फीयर्स आते हैं जो कि काफ़ी वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये ह्यूमन बीइंग की पर्सपेक्टिव के लेकर यानी प्रॉस्पेरिटी को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब ये जो स्फीयर्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी वॉक ऑफ लाइफ को, यानी आपके ब्रीदिंग से फूड एंड शेल्टर हर चीज़ के बारे में ये बात करते हैं। अब अगर हम बात करें स्फीयर्स की तो हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी टू अ प्लैनेट है, जिसके अंदर हम रेन देखते हैं, बेयर सॉइल से लेके लार्ज वाटर बॉडीज पाए जाते हैं। अब लार्ज वाटर बॉडीज जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर तक होते हैं। अब ये जो रेन चल रही होती है ना, ये इस अर्थ को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब इसमें अगर हम जिंदगी चाहते हैं तो ये स्फीयर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आपको इम्पोर्टेंट बताया गया था कि स्फीयर्स के बारे में। अब हम डिफरेंट रीजन्स के बारे में बात करेंगे। लिथोस्फीयर, अब ये जो वो रीजन्स है जिन पे हमारी सारी मतलब हमने स्फीयर्स को रीजन में डिवाइड कर दिया था। अब हम देखते हैं तो हमारे पास आता है लिथोस्फीयर जो कि रॉक स्ट्रक्चर लाइक क्रस्ट होता है। इसमें 29% टोटल प्लैनेट का ये कंपोज सरफेस एरिया है। एटमॉस्फेयर, इसमें गैसेस पाई जाती हैं, गैसेस का कम्बिनेशन चल रहा होता है, कंपोजिशन हो रही होती है मुख्तलिफ गैसेस की जो कि हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। थर्ड वन है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस से मतलब होता है वाटर। तो हम देखते हैं कि वाटर सरफेस के बारे में बात करते हैं। इसमें 70% हमें बताया जाता है कि टोटल अर्थ जो है उसमें पानी पाया जाता है। बायोस्फीयर, बायो में हम बात करते हैं मुख्तलिफ लाइफ की। अब ये जो लाइफ है ये मैरीन भी हो सकती है, ह्यूमन भी हो सकती है, प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर बेसिकली ये आउटर मोस्ट पोर्शन होता है अर्थ सरफेस का। जो वर्ड है लिथोस्फीयर ये डिराइव किया गया था एंशिएंट ग्रीक लिथोस। लिथोस से इसे डिराइव किया गया था जिसके मानी थे रॉक की, और शेरिया का मानी हमारे पास आता है स्फीयर। तो ये एक ऐसा प्लेस जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम अपनी हर एक्टिविटी करते हैं। हम यहाँ पे अपने लिए खाना या फूड आप कह सकते हो उगाते हो, अपने घर पे एग्जिस्ट मतलब जहाँ आप रह रहे हो तो अपने घर बनाते हो। तो हम कह सकते हैं कि लिथोस्फीयर जो है ये रिजिड आउटर मोस्ट शेल है किसी भी टेरेस्ट्रियल सरफेस का, जो कि डिफाइन करता है उसके रिजिड मैकेनिज्म या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को लेकर। नेक्स्ट आपके पास आता है, दो टाइप्स होती हैं लिथोस्फीयर की। फर्स्ट है ओशनिक लिथोस्फीयर और सेकंड है कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। अब जब हम ओशनिक की बात करते हैं तो ये हमें पता चला कि ये ओशनिक क्रस्ट को लेके चलता है। इसमें हम बात करते हैं उसकी एग्जिस्टेंस की, ओशन बेसिन की एग्जिस्टेंस की देख रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम देखते हैं कि जो मीन डेंसिटी है वो अबाउट 2.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब जब हम कॉन्टिनेंटल को देखते हैं, अब मैं आपको बताऊँ एक बात कि ओशनिक लिथोस्फीयर के अंदर हम ओशनिक क्रस्ट को देखते हैं। उसकी जो ओशन बेसन होता है उसकी क्रस्ट को देखा जाता है, उसकी एग्जिस्टेंस देखी जा रही होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें ये करते हैं उसकी मीन डेंसिटी जो हमारे सामने आती है वो 2.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसी तरह कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर जो है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को लेके चलता है, और इसकी जो मीन डेंसिटी है वो 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। अगर हम इम्पोर्टेंस देखें, आपके पास क्वेश्चन आता है कि जी इम्पोर्टेंस लिखें लिथोस्फीयर की इन्वायरमेंट को लेकर, तो आप लिखोगे कि ये इन्वायरमेंट को सूटेबल टू लिव बनाती है। इसमें एग्रीकल्चर जो होते हैं वो ग्रो किए जा सकते हैं, लाइक एग्रीकल्चर हो गया, ग्रोइंग क्रॉप्स हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल बनाई जा सकती हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि ये वाइटल रोल प्ले करता है प्रॉस्पेरिटी ऑफ मैन। तो लो टेम्परेचर जो होता है ना, ये इसमें लो टेम्परेचर होता है एज कम्पेयर टू अदर लेयर्स ऑफ अर्थ। बस कुछ 3 या 4 आप कहते हो बहुत है।
अब इसमें प्रॉब्लम्स भी आ रही होती हैं, जहाँ हमारे पास अफेक्ट इसमें आते हैं ना अच्छी चीज़ें, तो वहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम्स भी आ रही होती हैं। इसमें सॉइल डिग्रेडेशन हो रही होती हैं, एरोजन्स हो रहे होते हैं, पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लिथोस्फीयर के अंदर। डिफॉरेस्टेशन हो रही है जो कि इस लिथोस्फीयर को काफ़ी डैमेज कर रही है। लैंडस्लाइड्स होते हैं, अर्थक्वेक आ जाते हैं, लॉस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिथोस्फीयर के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम बनाते हैं, जो कि एनवायरनमेंट को काफ़ी अफेक्ट कर होता है। एटमॉस्फेयर, अब हम देखते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो होती है वो थिन शेल लाइक इन्वेलप होता है, या आप कह सकते हो कि एक शील्ड होता है जो कि गैसेस से उसके आसपास गैसेस हो रही होती हैं, या यूं कह लें कि उसके आसपास गैसेस पाई जाती हैं, या कंपोजिशन हो रही होती है इसकी गैसेस के साथ। लाइक दिस देखें, ये हमारे पास आ गया, इसमें नाइट्रोजन हमारे पास 78% है, ऑक्सीजन 20.9% है, एरोगोन गैस है, दूसरी गैसेज और कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। अब जब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, तो हमने देखा कि एटमॉस्फेयर जो है वो ऑब्जर्व करती है अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन को, जो सूरज से आ रही होती हैं। ये सरफेस को वार्म करती है ताकि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट को यूज़ करती है, ये सरफेस को वार्म करती है, रिड्यूस करती है टेम्परेचर को डे और नाइट के दौरान। ड्राई एयर जो होती है ना, वो एटमॉस्फेयर के अंदर कंटेन करती है 78.08% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन, 0.93 आर्गन, 0.038 कार्बन डाइऑक्साइड, और डिफरेंट गैसेस होती हैं लाइक हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, दूसरी नोबल गैसेस बाय वॉल्यूम। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स भी पाए जाते हैं, जिनकी एवरेज होती है अबाउट 1% एट सी लेवल। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर देखिए तो हमारे सामने 4 लेयर्स आती हैं एटमॉस्फेयर की। फर्स्ट वन आपके पास आती है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड वन मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ये देखिए, ट्रोपो, मीजो, स्ट्रेटो एंड देन थर्मोस्फेयर। अब जब हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की, तो ट्रोपोस्फेयर है क्या? ये लो एटमॉस्फेरिक लेयर है, इसमें 7 माइल इज अबाउट 7 माइल थिक होती है, लाइक 11 किलोमीटर ये थिक होती है। मोस्ट क्लाउड्स और वेदर्स जो होते हैं यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर पे पाए जाते हैं। ट्रोपोस्फेयर जो है वो थिनर होती है पोल की तरफ जाते हुए, उसकी एवरेज होती है अबाउट 8 किलोमीटर थिक, और थिकर होती है इक्वेटर की तरफ आते हुए, लाइक 16 किलोमीटर थिक होती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है ये अबाउट 7 to 30 माइल्स इसमें अब अर्थ सरफेस को कवर करती है। अब इस रीजन को हम एटमॉस्फेयर के अंदर स्ट्रेटोस्फेयर का ओजोन लेयर कहते हैं, जो कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व कर रही होती है। जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है ना, वो एल्टीट्यूड होता है स्ट्रेटोस्फेयर का, यानी कि हाईएस्ट टेम्परेचर जो इस रीजन के अंदर होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मीजोस्फेयर जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर के से ज़रा ऊपर होती है। इसमें जो एटमॉस्फेयर होता है वो रेयर फीड होता है, यानी कि वो थिन होता है, और जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज करता है विद एल्टीट्यूड अबाउट 130 फ़ारेनहाइट यानी -90 सेल्सियस। थर्मोस्फेयर की अगर हम देखें तो ये थर्मोस्फेयर जो है ये स्टार्ट होती है अबाउट 55 किलोमीटर। इसका टेम्परेचर जो होता है क्वाइट हॉट होता है। अब यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो यूज़ किया जाता है थर्मोमीटर के लिए, लाइक टेम्परेचर जो होता है वो मेजर नहीं किया जा सकता यूजिंग थर्मोमीटर, बट यहाँ पे हमें बताते हैं कि इसका जो मोशन है वो और उसकी स्पीड जो होती है वो रेयर फीड गैसेस की तरह मूव कर रही होती है। देन आपके पास आता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो है ये थर्मोस्फेयर से थोड़ा नीचे होता है। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस आपके पेपर में नहीं आ रही थी। हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर जो है ये ओशन, सीज, लेक, पॉन्ड्स, रिवर और स्ट्रीम्स को मिला के बनता है। इसमें जो वाटर सरफेस होती है वो ओवर द सरफेस एरिया ऑफ फैली होती है, यानी कि एक लार्ज पोर्शन पाया जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो ये 71% टोटल एरिया कवर कर होता है हमारी इस प्लेनेट का। फ्रेश वाटर जो अकाउंट है वो ओनली 2.5% है। अब ये जो फ्रेश वाटर है ये आइस और परमानेंट स्नो कवर है इन आर्किटेक्टिक, यानी हम कह सकते हैं अंटार्कटिका के अंदर ये पाए जाते हैं माउंटेन्स रीजन। यानी कि कहा ये गया कि अभी हम इस दुनिया में हमारे लिए पीने के लिए जो साफ पानी है वो 2.5% है,
अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया, 68.9% साफ पानी मुंजमद कर दिया, यानी उसे आइस फॉर्म में ले आए। और ये कहाँ है? ये अंटार्कटिका के अंदर है। अंटार्कटिक रीजन के अंदर ये पाया जाता है और बाकायदा स्नो के वहाँ पे माउंटेन्स पाए जाते हैं, और उन्हीं माउंटेन्स की वजह से पूरी दुनिया में पानी आ रहा है। फिर जी हम सरफेस वाटर रिसोर्सेज की तरफ आते हैं। तो जैसे कि सरफेस वाटर रिसोर्सेज हों तो इसमें हम बात करते हैं ओशंस की, रिवर्स की, लेक्स की, स्वैम्प की, और मुख्तलिफ चीज़ें पाई जाती हैं इसमें, लैंड, पॉन्ड्स हो गया और ये सारी चीज़ें। एटमॉस्फेरिक वाटर रिसोर्सेज, तो वाटर रिसोर्सेज जो होते हैं वो परसेप्शन, ह्यूमिडिटी, थंडरस्टॉर्म, रेनफॉल एक्सेट्रा को लेके कंसिस्ट कर रहे होते हैं। इसमें हम बात करते हैं ड्रिजल्स की, वाटर ड्रॉपलेट्स की, स्नोफॉर्म की, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं वाटर रिसोर्सेज के अंदर। देन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की अगर बात करें तो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो होते हैं ये मोर प्योरीफाइड होते हैं, सेफ वाटर रिजर्व्स होते हैं। इनमें हम एक्वाफर कह सकते हैं, ग्राउंड वाटर टेबल्स हो सकते हैं, ये सारे रिसोर्सेज इसमें पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की इम्पोर्टेंस की, तो हमारे सामने आया जो वाटर है वो हमें पता चला कि वाटर जिंदगी है, बेसिकली वाटर इज लाइफ। इस दुनिया के अंदर, इस प्लेनेट के अंदर अगर पानी ना होता तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि ह्यूमन एग्जिस्ट ही नहीं, मतलब ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है पानी का होना। हाइड्रोस्फीयर जो है ये ओवरलैप करती है बाकी 3 स्फीयर्स को। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड वाटर हो गया, आइस हो गया, वाटर वेपर्स हो गए, ये जो होते हैं ये अकर करते हैं इन द सॉइल और रॉक ऑफ द लिथोस्फीयर। वाटर वेपर और क्लाउड पार्टिकल्स जो होते हैं कंपोज करते हैं लिक्विड वाटर और आइस से, यानी इनकी कंपोजिशन हो रही होती है लिक्विड वाटर और आइस। अब ये जो पानी है ये हमें क्या देता है? अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा एनिमल्स के लिए 60% पानी की प्रोपोर्शन होती है। देखिए कुछ एनिमल होते हैं जो 95% पानी देते हैं। ह्यूमन बॉडी जो है वो कंसिस्ट करती है अबाउट 97% ऑफ वाटर। अब पानी हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें पानी, या ये हाइड्रोस्फीयर जो होता है ये हमें प्रोवाइड करता है पानी पीने के लिए। अब जो वाटर है वो आपके डेफिसिट एरियाज में यूज हो रहा होता है। हाइड्रोस्फीयर जो होता है वो मेंटेन कर होता है ग्लोबल वाटर साइकिलिंग को। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के अंदर अगर हम देखें तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। लाइफ जो है वो अर्थ के ऊपर मुख्तलिफ गैसेस की वजह से मुमकिन पाई गई, जैसे कि वाटर ऑफ हाइड्रोस्फीयर की हमने बात की। इसी तरह हमने न्यूट्रिशन ऑफ द लिथोस्फीयर की बात की, न्यूट्रिएंट्स ऑफ द लिथोस्फीयर की बात की। यानी कि इस बायोस्फीयर को अगर हम देखें तो शैलो सरफेस जोन के बारे में हमने बात की, जिसे हमने लाइफ लेयर कहा। अब जब हम देखते हैं लाइफ लेयर को तो इसके अंदर हमारे सामने आता है कि जो सरफेस ऑफ लैंड है वो 100 मीटर अबव है, ये अपर है, ये ओशन से हम ऊपर की बात कर रहे हैं। जोन ऑफ बायोस्फीयर, अब जोन ऑफ बायोस्फीयर जो है वो 3 जोन पे डिवाइड किया गया। फर्स्ट है कोर जोन, ये नेचुरल जोन होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पे अलाउड नहीं होती। फिर बफर जोन आ जाता है, ये इमीडिएट सराउंडिंग एरिया होता है कोर जोन का, जिसे हम बफर जोन कहते हैं। यहाँ पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं, लाइक रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए। फिर मैनिपुलेशन जोन आ जाता है। मैनिपुलेशन या ट्रांजिशन जोन जो होता है आउटर मोस्ट और पेरिफेरल एरिया होता है बायोस्फीयर सरफेस का। अब यहाँ पे कोऑपरेशन हो रही होती है, रिजर्व मैनेजमेंट हो रही होती है, लोकल पीपल जो होते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, लाइक सेटलमेंट हो गई, क्रॉपिंग हो गई, रिक्रिएशन हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई। इम्पोर्टेंस अगर देखें तो हमारे पास आता है, सबसे इम्पोर्टेंस में सिंपल आपने नाम लिखने थे, कंजर्वेशन हो गई, डेवलपमेंट हो गई, रिस्टोरेशन हो गई। यानी कि हम यहाँ पे रीबिल्ड करते हैं किसी भी डैमेज, अगर इकोसिस्टम की वजह से कोई चीज़ डैमेज हो गई है ना तो उसे रीबिल्ड किया जा सकता है। एजुकेशन रिसर्च के बारे में बात की गई थी। ये था लेसन नंबर 7। उम्मीद है कि समझ आया होगा। जल्दी से लेसन 8 को शुरू कर देते हैं। रॉक एंड मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं ये नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जिनके अंदर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये लार्जली अबंडेंट एलिमेंट्स हैं ह्यूमन अर्थ क्रस्ट के ऊपर। कर्स्ट जो होते हैं ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट मिनरल्स हैं अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर, फेल्सपर के बाद। फेल्सपर फर्स्ट है, सेकंड कर्ट्स हैं। इसमें अब अगर हम देखें कंपोजिशन
मिनरल्स की, तो हमारे सामने आता है कि सॉलिड बाय नेचर होना चाहिए, नेचुरली फाउंड इन नेचर होना चाहिए, इट शुड बी इनऑर्गेनिक होना चाहिए, इट मस्ट हैव स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होनी चाहिए। अब सिलिकेट्स आ गए, ऑक्सीडाइड्स आ गए, सल्फाइड्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए, हैलाइड्स हो गए, नेटिव एलिमेंट्स हो गए। 2015 यानी अप्रैल 2015 में हुआ क्या था कि 118 एलिमेंट्स लिए गए थे, उन्हें आइडेंटिफाई किया गया था, जिनमें अभी तक हमें पता है वो 98% है, यानी 98 एलिमेंट्स का पता है जो कि नेचुरली अकर हो रहे हैं अर्थ पर। जो रिमेनिंग 20% हैं वो हैवियर एलिमेंट्स हैं और ये आज तक नहीं मिले। टाइप ऑफ रॉक्स अगर देखें तो हमारे पास आ जाता है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जो होते हैं ये बेसिकली लैटिन वर्ड है इग्नियस, इसका मतलब होता है फायर। अब ये वो रॉक्स हैं जो कि मैग्मा और लावा के बाद बनती हैं, यानी उसकी राख जब वो ठंडी हो जाती है ना तो उसमें जो ज़मीन के ऊपर एक तह बन जाती है, कहीं पहाड़ बन जाते हैं, जो भी चीज़ें बन जाती हैं, ये उसे हम कहते हैं कि इग्नियस रॉक है। इसके बाद ये टाइप देखें तो दो टाइप्स होती हैं इग्नियस रॉक की। वो दो टाइप्स हमारे पास है, इंट्रस्टिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो है ये बेसिकली प्लूटोनिक रॉक कहलाता है। प्लूटोनिक या इंट्रूसिव रॉक जो होती हैं कि जब मैग्मा कूल डाउन हो जाता है ना और वो क्रिस्टलाइज हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता अर्थ क्रस्ट के साथ मिलकर, तो हम कहते हैं कि ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक हैं। उसके बाद एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक जो होती हैं ये बेसिकली वोल्केनिक रॉक्स होती हैं जो कि सरफेस एरिया ऑफ अर्थ पे पाई जाती हैं। इसमें कूलिंग ऑफ लावा हो रहा होता है या आप कह सकते हो एक्यूमुलेशन ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल, जिसमें जैसे कि वोल्केनिक हो गया, वोल्केनिक ऐश हो गई, सिंडर्स हो गए। जब लावा कूल करता है अर्थ सर्विस पर तो वो सॉलिडिफिकेशन बना देता है जो कि कंप्लीट हो जाता है विद इन आवर। तो जो मिनरल क्रिस्टल्स होते हैं वोल्केनिक रॉक्स के अंदर जाते हुए वो बहुत स्मॉल हो जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं। हम मिनरल क्रिस्टल्स को इस रॉक के अंदर नेकेड आई से नहीं देख सकते। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं कि वो मिनरल पार्टिकल्स हैं जो कि सेडिमेंट्री। अगर हम बात करते हैं मिनरल पार्टिकल्स की सेडिमेंट्री रॉक के अंदर तो हमें पता चला कि ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक होती हैं जिनके अंदर 3 मुख्तलिफ रॉक क्लासेस पाई जाती हैं। अब वो रॉक्स जो पाई जा रही होती हैं वो हर लेयर को एक्म्प्लिश कर रही होती हैं। अब उसमें मिनरल पार्टिकल्स ड्राइव किए जा रहे होते हैं। अब ये रॉक्स जो होती हैं या तो ये अरेंजेंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक की वजह से बन रही होती हैं या ये ऐसी रॉक्स होती हैं जो कि स्ट्रैटिफिकेशन और लेयर स्ट्रक्चर्स की वजह से बन रही होती हैं। अब इनकी 3 मेजर क्लासेस थी हमारे पास थी क्लास्टिक सेडिमेंट, केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट और ऑर्गेनिक सेडिमेंट। अगर हम क्लास्टिक देखें तो हमारे पास आया कि ये वो फ्रैगमेंट हैं जो कि प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स के लिए गए थे जिन्हें हम कहते हैं क्लास्ट। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं बेसिकली ये क्लास्ट से मिलके बनते हैं, तो ये क्लास्टिक हमारे पास सामने आए क्लास्टिक के फॉर्म में, क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स। नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जहाँ पे मिनरल्स या मिनरॉइड्स जो होते हैं वो प्रिसिपिटेट करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम वाटर और ये कंसंट्रेट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर या लाइफ के अंदर। इसमें कंपोनेंट जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं बाय प्रायर टू डिकम्पोजिशन के अंदर या डिपोजिशन के अंदर। इसमें कोई क्लॉज प्रेजेंट नहीं होती। केमिकल प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट क्या है, इसमें हम बात करते हैं जब हम देख रहे होते हैं वाटर एवेपोरेट कर रहा होता है तो वो क्या करता है वो डिजॉल्व मिनरल्स को अपने पीछे छोड़ देता है जो कि एरिड लैंड कहलाती है। यानी कि आप इसमें कह सकते हो कि सीजनल प्लायर लेक्स आ जाती हैं, जैसे कि बारिश होती है ना क्योंकि थोड़ी थोड़ी वो आपके पास बन जाती हैं, लेक्स हमारे सामने ऊपर के आना शुरू हो जाती हैं। फिर जब वो एवेपोरेट हो जाता है तो उसके बाद उसमें वो जो आप इसे आसान कर दो तो दलदली एरिया। अब ये वो होता है जहाँ पे बहुत थिक फॉर्म ऑफ मट्टी पाई जाती है ना, तो वो ऐसी होती है कि वो आपको अंदर धंसाती जाती है। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स अगर हम देखें तो हमारे सामने आया कि ये जो होते हैं ये वो सेडिमेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनिक प्रोसेस से बनते हैं।
बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं कैल्शियम को अपने शेल्स के लिए, बोन्स के लिए, टीथ के लिए। तो अगर these bit of calcium can pile up on the sea floor and accumulate into thick enough layer to form organic sedimentary rocks। यानी कि आप अगर देखो आपको जानवरों को ना आप लोग नमक डालते हो, एक नमक के पूरा एक आपके पास पत्थर होता है, वो नमक जो होता है वो बेसिकली दरिया समंदरी पानी होता है या इम्प्योर सॉल्ट होता है, तो वो यूज़ और होता है, उसे हम कहते हैं ये ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स हैं। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसमें एनर्जी रिसोर्सेज होती हैं, ये फॉसिल फ्यूल से मिलकर बन रहे होते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं ये हर वो रॉक्स जिनके अंदर केमिकल और फिजिकल चेंजेस आ रही होती हैं। अब ये हीट की वजह से भी आ सकती हैं, प्रेशर की वजह से भी आ सकती हैं। अब अगर आप देखो तो आपने कभी गूगल कीजिएगा मिस्र में या था ना कि कौम आद का जो एरिया है ना, जहाँ पे कौम आद पाई गई थी, वहाँ पे अगर आप जाके देखो ना तो वीडियोस में अगर आप देखो तो वहाँ पे कुछ पत्थर जो हैं वो ब्लैक हैं, कुछ रेड हैं, कुछ येलो हैं। तो वो जो चेंजेस आई ना उन पत्थरों के दरमियान, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से हुई थी। उन रॉक्स को कहा गया था कि ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। फिर आपके पास आता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक। अब ये वो टाइप है मेटामॉर्फिज्म की जिसके अंदर हम सरफेस ऑफ अर्थ के बारे में बात करते हैं। अब ये तब मुमकिन होता है जब मैग्मा नीचे पाया जाता है। मैग्मा जैसी अर्थ की छूत है ना, तो ऐसे होता है कि अगर उसकी थिन लेयर वहाँ मौजूद है तो उसकी केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इतने ज़्यादा नहीं है, तो वो हीट अप हो जाते हैं और उसमें जब वो कॉन्टैक्ट करता है यानी म्यूचुअल कॉन्टैक्ट करता है तो वो चेंज कर देता है कलर सरफेस का। रीजनल मेटामॉर्फिज्म, इसमें हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ रॉक के बारे में बात करते हैं जिनके अंदर हम क्रस्ट को देख रहे होते हैं, हीट को देख रहे होते हैं। अब प्रेशर जो होता है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इस पर पाया जा रहा होता है। ये था जी लेसन 8। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्दी से लेसन नंबर 9 को भी करते हैं स्टार्ट। क्लस्टर और डाइवर्सिटी। क्लस्टर डाइवर्सिटी जो होती है ये क्वालिटी है डाइवर्स करने को, डिफरेंट कल्चर्स को लेकर चलती है। यानी कि एक ऐसी क्वालिटी जिसके अंदर हम डिफरेंट कल्चर्स को डाइवर्स कर लेते हैं, मोनोकल्चर्स बना देते हैं, या यूँ कह लें कि ये अपोज करते हैं मोनोकल्चर्स को, ग्लोबल मोनोकल्चर्स को, होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर्स को। अगर हम इसमें बात करें कल्चर की, तो कल्चर जो है बेसिकली ये इसमें हर लर्न नॉर्मेटिव बिहेवियर पैटर्न्स पाए जाते हैं। अब ये वो पैटर्न्स हैं जो कि शेयर किए जाते हैं द वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग एज वेल। तो वर्ड कल्चर, कल्चर जो है ये लैटिन वर्ड निकला कल्चर से, जिसे रिलेट किया था कल्ट और वर्शिप। तो अगर हम इसके ब्रॉडेस्ट सेंस में बात करें तो ये टर्म जो है ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए यूज़ की गई। सोसाइटी कल्चर जो है उसमें हम कंप्राइज करते हैं शेयर्ड वैल्यूज़ को, अंडरस्टैंडिंग को, एजम्पशंस को, गोल्स को। कभी कभार ऐसा होता है कि इंडिविजुअल जो होता है वो डिस्क्राइब करता है हाईली कल्चर्ड पर्सन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्सन है वो उसके पास कुछ सर्टेन फीचर्स होते हैं अपनी स्पीच के, अपने मैनर, अपने टेस्ट को लेकर। अब टेस्ट हो सकता है लिटरेचर को लेकर, म्यूजिक, पेंटिंग को लेकर, जो कि उसे डिस्टिंग्विश करता है दूसरे से। फिर जी डायनामिक नेचर ऑफ कल्चर देखें तो कल्चर जो है वो कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स ऑफ वैल्यू हो गया, आइडियाज़ हो गया, एटीट्यूड हो गया, दूसरे इसके मीनिंगफुल सिम्बल्स इसमें आ रहे होते हैं। ये वो मीनिंगफुल सिम्बल्स होते हैं जो कि ह्यूमन क्रिएट कर रहे होते हैं। अब ये जो ह्यूमन क्रिएट करते हैं ना, शेप ह्यूमन बिहेवियर करता है। अब जो अभी डेफिनेशन हमने पढ़ी ना, इसमें हमने देखा एट्रीब्यूट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई। फर्स्ट कहा गया कि उसे क्रिएट किया ह्यूमन ने, पीपल ने। फिर उन्होंने बताया कि अपनी उस एक्टिविटी, अपने बिहेवियर की वजह से उसने उस सारी चीज़ को शेप किया। इसके बाद ही हम बात करते हैं ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशंस की। कल्चर जो है ये पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। कल्चर जो है वो लर्नड होता है। कल्चर जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ। अगर हम बात करते हैं कल्चर को एज अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर, तो कल्चर जो होता है ये बेसिकली रेफर करता है स्टाइल ऑफ बिहेवियर को। अब ये जो स्टाइल होता है ये प्रेजेंट होता है आपके बिहेवियर के अंदर, जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर कल्चर, ये आपका एक बिहेवियर था या उनके पास एक कल्चर पैटर्न था। अब जो पैटर्न होता है ये हर कल्चर से कल्चर वेरी करता है। इसमें हम उसके रिजल्ट्स देखते हैं, कंजम्पशंस देखते हैं, अमंग कंट्रीज देखा जाता है। साउथ एशियन कल्चर थोड़ा डिफरेंट होगा, वेस्ट का अलग होता है।
इसके बाद जी कल्चर इज लर्न। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं रिलेटिंग टू कल्चर, तो वो उसमें आता है कि कल्चर जो होता है वो लर्न किया जाता है, यानी थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू इंटरेक्शन। अगर हम एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर की बात देखें तो हमें पता चलेगा कि जो एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर हैं वो आज तक इंडिविजुअल राइट फ्रॉम हिज बर्थ नहीं मिले उन्हें। पैदा होती बच्चे को कल्चर के बारे में इल्म नहीं होता, वो सीखता है। ये बात यहाँ पे बताई गई थी। नेक्स्ट आपके पास आता है कल्चर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब कल्चर जो है वो कंपोज्ड है जिसमें कॉमन हैबिट्स पैटर्न पाए जाते हैं, लिविंग रहने के लिए, रहाइश के लिए, डेली एक्टिविटीज़ के बारे में बात की जा रही होती है। कल्चर जो होता है ये कम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस करवाते हैं। कल्चर जो होता है उसमें इनहेरिट रिस्पॉन्स इंक्लूड नहीं होते। देखिए कल्चर जो होता है वो एक्वायर किया जाता है। इसके बाद ही हम इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो देखते हैं, वो आपके पास आ जाती है, क्योंकि ये आपके पास शॉर्ट था, इसमें इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी किया करें, जो चीज़ समझ नहीं आती वो मुझसे पता कर लिया करें। तो अब जल्दी से लास्ट लेक्चर करते हैं, लेक्चर नंबर 10। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। स्टडी ऑफ कल्चर। कल्चर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कम्प्रिहेंसिव चीज़ है। इसमें हम इनकम्पस करते हैं मुख्तलिफ टर्म्स को जो कि हमें लर्न हमने की होती हैं। अब वो लर्न कहाँ से की होती हैं? अपनी हिस्ट्री से, अपनी वैल्यू से, अपने मॉरल से, कस्टम से, आर्ट से, हैबिट से। कल्चर जो होता है इसे हम दूसरी तरह से डिफाइन कैसे लिखा है, लाइक अकॉर्डिंग टू कॉरेबर, जो मास होता है ना जिसे हम लर्न करते हैं, इसे हम ट्रांसमिट करते हैं मोटर एक्शन लाइक हैबिट्स, टेक्निक, आइडियाज, वैल्यूज। अपने बिहेवियर से हम बताते हैं दूसरों को कि हम किस तरह हमने कल्चर को अडॉप्ट किया और किस तरह हम इसमें डिफरेंस लाए। अब देखिए एनवायरनमेंट जो है ह्यूमन मेड है, ह्यूमन मेड पार्ट है एनवायरनमेंट के अंदर कल्चर। हर इंसान के पास अपनी ही लाइफ है, अपने जीने का अंदाज है, सोशल लेगेसी उसके पास होती है हर इंसान के पास, जो कि वो अपने ग्रुप से एक्वायर कर रहा होता है। अब रेडीमेड सोल्यूशन अगर हम देखें ना किसी भी कल्चर पैटर्न का, तो हमारे सामने आता है वो आइडियोलॉजी हो गई, रोल डेफिनेशंस हो गए, सोशलाइजेशंस हो गई, प्रोसीजर्स हो गए। अब ये प्रोसीजर जो होते हैं सोसाइटी के होते हैं जहाँ हम रह रहे होते हैं। कल्चर डाइवर्सिटी जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे मुल्क के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्क प्लेसेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसने असरअंदाज किया है। टॉपिक नंबर 35 है आपके पास सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन एक कम्प्लेक्स सोसाइटी को कहा जाता है जो कि करेक्टराइज की जाती है अर्बन डेवलपमेंट को लेकर। इसमें सोशल स्टारिफिकेशन हो रही होती है, इसमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो रही होती है, सिंबॉलिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज होता है सच एज राइटिंग। आपके पास आता है एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस। सिविलाइजेशन जो कि इंटीमेटली एसोसिएट कर रही होती हैं और दूसरे इसके करेक्टरिस्टिक जो कि लाइक सेंट्रलाइजेशन हो गई, डिमोनिस्टिफिकेशन हो गई प्लांट्स की, एनिमल स्पीशीज की, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर्स हो गई, ये सारा कुछ इसमें काफ़ी ज़्यादा अमल दखल करते हैं इसमें। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो सिविलाइजेशन जो है इसका मतलब हुआ अंडरस्टूड किया कि इसको मोर एडवांस के अंदर लार्जर एज अ लार्जर, और मोर एडवांस देखें तो ये कल्चर जो है ये कंट्रास्ट होता है टू द स्मॉलर प्रिमिटिव कल्चर्स की तरफ हम जा रहे होते हैं। अब जैसे कि आपको कहा गया कि न्यूलिथिक सोसाइटीज़ या हंटर गैदर्स जो है ना ये कभी कभार ये कंट्रास्ट करते हैं कल्चर फाउंड विद इन सिविलाइजेशन देमसेल्व्स। सिविलाइजेशन जो है ये ऑर्गेनाइज डेंसली पॉपुलेटेड सेटलमेंट को कहा जाता है जिसके अंदर हेरिटेज सोशल क्लासेस को डिवाइड किया जाता है, लाइक रूलिंग एलाइट क्लास हो गई, सब ऑर्डिनेट, अर्बन रूरल पॉपुलेशन आ गए, यानी अमीरी गरीबी का सारा स्ट्रक्चर इसमें आ जाता है। कल्चर अडॉप्टेशन जो है बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि रिव्यू करते हैं, चेंजेस देखते हैं किसी भी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर्स को, फिर उसे प्रैक्टिस करते हैं, देन हम उसे अप्रिशिएटली फिट करते हैं आया अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो हम इस सारी कम्युनिटी के अंदर रहते हुए तो हम कहेंगे कि हमने कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। एडॉप्शन के प्रोसेस को अगर हम कहें ना तो हम कहेंगे कि एडजस्टिंग है डिलीवरी ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विस टू बी कांस्टेंट विद द कंज्यूमर कल्चर।
कल्चर एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो हैं लैंग्वेज, नॉर्म्स, बिलीफ, सिंबल, वैल्यूज। लैंग्वेज जो है, हर कल्चर की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है जो पर्सन टू पर्सन बिलोंग करती है। वो आपको बताती है कि कौन सा कल्चर, आप किस कल्चर से वेरी कर रहे हो या किस कल्चर से आप बिलोंग करते हो। लैंग्वेज जो है ये बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कल्चर के अंदर। नॉर्म्स जो होते हैं ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कल्चर के अंदर। ये डिसाइड करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी। नॉर्म्स जो होते हैं वो दो तरह के रूल्स को डिफाइन कर रहे होते हैं जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। उन रूल्स को हम कहते हैं मॉस। देन आपके पास आता है बिलीफ जो है ये बिफोर द क्रिएशन ऑफ एनी कल्चर बाय सोसाइटी डिसाइड द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। बिलीफ जो है, अगर आप बात करते हो किसी भी सोसाइटी क्रिएशन से पहले लोग क्या करते हैं, अपनी खुद को मोटिवेट करने के लिए वो कंसिडर करते हैं कुछ अप्रिशिएट वेज को, लाइक गॉड शिवा टू हिंदू गॉड शिवा को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। सिख जो है वो वेयर करते हैं बैंगल इन वन हैंड और लॉन्ग बियर्ड होती है उनके पास, वो डैगर लेके चलते हैं। क्रिश्चियंस जो होते हैं वो क्रॉस को लेके चल रहे हैं, वो नेकलेस पहनते हैं, ये कॉटन थ्रेड अराउंड द नेक पहनते हैं। अब ये जो सिंबल्स हैं, सिंबल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये डिफर करते हैं फ्रॉम डिफरेंट पीपल। अगर हम कल्चर को लेके चलें तो साइन ऑफ क्रॉस मीन नथिंग फॉर हिंदूज, बट फॉर क्रिश्चियन दिस इज सिंबल फॉर लॉर्ड क्राइस्ट। अब देखो, क्रॉस का मतलब हिंदूज के नज़दीक कुछ भी नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन के नज़दीक ये जो सिंबल है ये लॉर्ड क्राइस्ट की एक निशानी है, लॉर्ड क्राइस्ट की। देन वैल्यू, एनीथिंग जो भी हमारे पास मटेरियल होता है, जो भी हम कलेक्ट करते हैं, इंपॉर्टेंस होता है हमारी लाइफ के अंदर, उसे हम कहते हैं कि हमारी वैल्यू है। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ मटेरियल्स हो सकते हैं। समटाइम जब भी हम रिसीव करते हैं या पेरेंट्स हमारे को बात बता रहे होते हैं तो वो सारी वैल्यूज़ होती हैं। वैल्यूज़ भी एक्सप्लेन की जाती हैं सोसाइटी की तरफ से। कॉग्निटिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं कल्चर के अंदर जो कि डील करते हैं मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट डिफ़िकल्ट टाइम और नेचुरल क्लाइमेट्स को। कॉग्निटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली इंडिविजुअल को बताते हैं कि आपने किस तरह एग्जिस्टिंग सिचुएशन को कोप करना है, आपने किस तरह इससे आगे बढ़ना है। कल्चर जो है वो सिंबॉलिक, कॉन्टिन्यूस, क्युमुलेटिव और प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।